ये है होक्काइडो, जापान का विंटर वंडरलैंड। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ टोक्यो से सप्पोरो तक का पूरा सफर। फ्लाइट, स्नो एक्सपीरियंस, छोटे छोटे टाउन, नेचर, फूड और वो चीजें जो कैमरे में भी पूरी तरह कैप्चर नहीं हो पाती। हमने अपनी यात्रा शुरू की टोक्यो से। सुबह का टाइम था और एयरपोर्ट हमेशा की तरह बहुत ऑर्गेनाइज्ड। टोक्यो की तेज रफ्तार जिंदगी, भीड़, लाइट्स और हमेशा चलते रहने वाला शहर। लेकिन आज हम जा रहे हैं एक बिल्कुल अलग दुनिया में। सिर्फ 1.5 घंटे की फ्लाइट और आप पहुंच जाते हो ऐसी जगह जहां हर तरफ बर्फ है, शांति है और एक अलग ही सुकून है। जापान में ट्रैवल करना सच में बहुत आसान है। सब कुछ टाइम पर, सब कुछ सिस्टमैटिक। मैं यूजुअली ट्रेन से ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, लेकिन होक्काइडो के लिए फ्लाइट ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। फास्ट और कन्वीनियंट। फ्लाइट सिर्फ 1.5 घंटे की है और जैसे ही प्लेन ऊपर जाता है, नीचे का शहर धीरे धीरे छोटा होता जाता है और फिर पास क्लाउड्स और एक अजीब सा पीसफुल फील। प्लेन की खिड़की से दिखता माउंट फूजी, बादलों के बीच खड़ा एक परफेक्ट, शांत और बिल्कुल अवास्तविक सा नजारा। और फिर चारों तरफ बस बादल ही बादल थे और दूर कहीं यामागाटा के बर्फ से ढके पहाड़ झलक रहे थे। पूरा नजारा एक अजीब सा सुकून दे रहा था। कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रैवल सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए नहीं होता, बल्कि ये जर्नी खुद भी एक्सपीरियंस का हिस्सा है। सब कुछ इतना कोजी लग रहा था कि बाहर की ठंड एकदम भूल गए। कुछ देर बस उसी गर्म और आरामदायक माहौल में बैठे रहे। जैसे ही हमारी फ्लाइट न्यू चितोसे एयरपोर्ट पर उतरी, हमने हमारा बैग कलेक्ट करके टर्मिनल के बाहर बस स्टॉप पर पहुंचे और सापोरो की बस की टिकट खरीदी। उसके बाद हम बस से सापोरो के लिए निकले। बाहर सफेद बर्फ से ढकी दुनिया धीरे धीरे खिड़की के बाहर पीछे सरकती जा रही दिख रही थी और हर मोड़ पर नजारा और भी खूबसूरत होता जा रहा था। हम जैसे ही सप्पोरो सिटी के अंदर पहुंचे, खिड़की के बाहर एक ट्रैम धीरे धीरे गुजर रही थी और चारों तरफ की सड़कें मोटी बर्फ से ढकी हुई थी। पूरा शहर जैसे एक सफेद चादर में लिपटा हुआ लग रहा था। शांत, धीमा और बहुत सुकून भरा। स्टेशन से निकलकर हम अपने होटल की तरफ पैदल चलने लगे। हर कदम पर बर्फ की हल्की सी चरमराहट की आवाज। ठंडी हवा के बीच वो छोटा सा वॉक भी एक अलग ही अनुभव बन गया। होटल के कमरे में पहुंचते ही हमने सामान रखा और धीरे धीरे कमरे को महसूस करना शुरू किया। अंदर छोटा सा किचन सेटअप, एक आरामदायक सोफा, सामने टीवी और साइड में साफ सुथरा बेड। बाहर पूरा शहर बर्फ से ढका हुआ था, एकदम शांत, सफेद। दूसरे दिन सुबह हम तैयार होकर नाश्ता करके निकल पड़े माउंट मोइवा की तरफ। होटल से बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने हमें घेर लिया। चारों तरफ बर्फ से ढकी सड़कें, सफेद, शांत और बिल्कुल साफ। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी और हर कदम पर बर्फ की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। हम धीरे धीरे चलते हुए पास के ट्राम स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे। उस सुबह में एक अलग ही फ्रेशनेस थी, ठंड के बीच भी एक अजीब सा उत्साह। हम ट्राम का इंतजार कर रहे हैं, तभी अलग अलग रूट की ट्राम्स एक के बाद एक गुजर रही हैं। आसपास लोग अपनी ही रफ्तार में बर्फ पर चलते जा रहे हैं। ना कोई जल्दी, ना कोई शोर, बस एक स्टेडी सा फ्लो। और ये ट्राम्स छोटी, शांत, बिना किसी आवाज के बस आराम से सरकती हुई निकल रही हैं। उस पल में शहर की रफ्तार भी समहाउ धीमी लग रही है। हम ट्राम में चढ़े और धीरे धीरे माउंट मोइवा के स्टॉप की तरफ बढ़ने लगे। बाहर बर्फ, अंदर सुकून। सफर छोटा। ट्राम से उतरने के बाद हम करीब 5 मिनट पैदल चले। बर्फ से ढकी सड़क पर धीरे धीरे चलते हुए हम माउंट मोइवा रोपवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। चारों तरफ शांति थी, बस कदमों के नीचे बर्फ की हल्की सी चरमराहट। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी। हर पल फ्रेश और यादगार लग रहा था। जैसे ही हम माउंट मोइवा रोपवे स्टेशन पहुंचे, अचानक से हल्की हल्की बर्फ गिरना शुरू हो गई। हवा में ठंडक और बढ़ गई थी और पूरा माहौल और भी ड्रीमी सा लगने लगा। ठंड थोड़ी तेज होने लगी तो हम बिना देर किए तुरंत अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा तो 4th फ्लोर पर टिकट काउंटर था। वहां पहुंचकर हमने टिकट लिया, फिर लाइन में लग गए। लोग शांत तरीके से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे हमारी बारी आई और हम केबिन में चढ़ गए।
जैसे ही केबिन ऊपर बढ़ने लगा, नीचे फैला हुआ पूरा बर्फ से ढका शहर धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। ऊपर जाते हुए चारों तरफ सफेद पहाड़, बर्फ से लदे पेड़ और धुंध के बीच झलकता हुआ नजारा। हर सेकंड के साथ व्यू बदल रहा था और ठंडी खिड़की के पार वो सीन और भी मैजिकल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम धीरे धीरे किसी और ही दुनिया की तरफ बढ़ रहे हों। गोंडोला से नीचे दूर हिल ऑफ द बुद्धा का मंदिर दिखाई दे रहा था, बर्फ के बीच आधा छुपा हुआ, एकदम शांत। सामने से दूसरी गोंडोला वापस लौटते हुए हमारे बिल्कुल पास से गुजर रही थी। दोनों केबिन कुछ सेकंड के लिए आमने सामने आए और फिर धीरे से अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ गए। धीरे धीरे हम अगले स्टेशन के करीब पहुंच रहे थे, जहां से हमें टॉप तक जाने के लिए केबल कार लेनी थी। हर मोड़ के साथ ऐसा लग रहा था सफर अभी और भी खास होने वाला है। ऐसा लग रहा था जैसे हम धीरे धीरे किसी और ही दुनिया की तरफ बढ़ रहे हों। गोंडोला से बाहर निकलते ही वहां के कर्मचारी मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत कर रहे थे और हम धीरे धीरे केबल कार की एंट्री के लिए लाइन में लग गए। कुछ कर्मचारी साइड में सफाई और मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक लग रहा था। वहीं पास में कॉफी की वेंडिंग मशीन भी लगी हुई थी। ठंड के बीच एक छोटा सा वार्म टच, और बाहर खड़े रेस्क्यू व्हीकल्स पूरी तरह बर्फ से ढके हुए दिखाई दे रहे थे। हर छोटी छोटी चीज इस जगह को और भी खास बना रही थी। आखिरकार हम केबल कार में ऑन बोर्ड हो गए और अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही केबल कार चलनी शुरू हुई, हल्का सा झटका लगा और फिर धीरे धीरे हम ऊपर उठने लगे। बाहर का नजारा एकदम बदल गया। चारों तरफ बर्फ से ढके पेड़, पहाड़ और नीचे दूर तक फैला सफेद केबल कार ट्रैक। पेड़ों पर जमी मोटी बर्फ जैसे हर शाख को किसी ने सफेद रंग से पेंट कर दिया हो। सब कुछ किसी पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था, साफ, शांत और ऑलमोस्ट अनरियल सा। ऊपर जाते हुए हल्की धुंध भी दिख रही थी, जो पूरे सीन को और भी ड्रीमी बना रही थी। ये राइड भले ही सिर्फ 1 मिनट की थी, लेकिन हर सेकंड इतना खूबसूरत था कि नजर हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। उस पल में ना कोई जल्दी थी, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, बस सामने का नजारा और वो सुकून। दिल बस यही कह रहा था, काश ये सफर थोड़ा और लंबा होता और हम बस खामोशी से उस पल को महसूस करते रहे। हम फाइनल स्टेशन पर पहुंचे और जैसे ही बाहर निकले, ठंड एकदम से महसूस होने लगी। हवा काफी तेज थी और ऊपर से हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। ठंडी हवा सीधे चेहरे पर लग रही थी और सांसों में भी वो ठंड साफ महसूस हो रही थी। चारों तरफ सफेद बर्फ, उड़ती हुई स्नोफ्लेक्स और हल्की सी धुंध। हमने वहां कुछ फोटो क्लिक किए, लेकिन बाहर इतनी ज्यादा ठंड थी कि ज्यादा देर रुक पाना मुश्किल हो रहा था। हवा तेज थी और बर्फ लगातार गिर रही थी। ठंड इतनी थी कि हाथ पैर धीरे धीरे सुन्न होने लगे थे। सांस भी ठंडी लग रही थी। फिर भी थोड़ी देर बर्फ में खेलकर उस पल को फील किया और आखिर में हम वापस लौटने का फैसला करने लगे। ठंड भले ही ज्यादा थी, लेकिन वो एक्सपीरियंस दिल में रह जाने वाला था। आसपास सब कुछ धीरे धीरे फिर से बर्फ की नई परत से ढकता जा रहा था। अब हमें बस पकड़कर मरुयामा पार्क की तरफ जाना था। ठंड बढ़ रही थी, लेकिन एक्साइटमेंट अभी भी उतनी ही थी। हम बस में चढ़कर मारुयामा पार्क की तरफ निकल पड़े। बाहर इतनी तेज बर्फबारी हो रही थी कि खिड़की से कुछ साफ दिखाई ही नहीं दे रहा था। बस कांच पर गिरती बर्फ धीरे धीरे उसे पूरी तरह ढक रही थी। बाहर बस सफेद धुंध जैसा नजारा, सब कुछ ब्लर और सॉफ्ट लग रहा था। अंदर हल्की गर्माहट और बाहर कड़क ठंड, एक परफेक्ट कंट्रास्ट। उस सफर में बस खिड़की के बाहर देखते रहना ही काफी था। हम बस खिड़की से बाहर देखते हुए इस पल को चुपचाप एंजॉय कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे सिंपल मोमेंट्स ही सबसे यादगार बन जाते हैं। जापान की बसें बहुत शांत होती हैं। सफर के दौरान लोग आमतौर पर बात नहीं करते, बस अपनी अपनी सीट पर आराम से बैठे रहते हैं। हल्की सी आवाज में बस स्टॉप के नाम का अनाउंसमेंट होता रहता है और पूरा माहौल बहुत ही शांत, सुकून भरा और व्यवस्थित लगता है। ये लगभग 10 मिनट का सफर है और वहां से हमें करीब 10 मिनट पैदल चलना है।
छोटा सा सफर, लेकिन एक्सपीरियंस काफी खास है। हम बस से उतरते हैं। अब शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो रहा है, लेकिन बर्फबारी अभी भी लगातार जारी है और पहले से भी तेज लग रही है। अब स्नोफॉल इतना घना हो गया है कि थोड़ा दूर तक भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ बस सफेद धुंध जैसा माहौल, सब कुछ सॉफ्ट और ब्लर सा। सड़क के किनारे बर्फ के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं और उनके बीच से टैक्सी, कार और बसें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। हम भी पैदल चलते हुए मारुयामा पार्क की तरफ बढ़ रहे हैं। हर कदम पर बर्फ की आवाज और ठंडी हवा का एहसास। इस ठंड और बर्फबारी के बीच हर कदम अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस लग रहा है। जैसे सफर थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उतना ही यादगार भी। चलते हुए हमें सिग्नल की आवाज सुनाई दे रही है, जो जापान में काफी यूनिक होती है। यहाँ अलग अलग सिग्नल पर 2 तरह की ध्वनियां होती हैं, एक पियो पियो जैसी और दूसरी कुकू जैसी, ताकि लोग, खासकर विजुअली इम्पेयर्ड लोग, आसानी से पहचान सकें। कुछ सिग्नल पर बटन भी लगे होते हैं, जिसे दबाकर आप सिग्नल को चेंज होने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो। छोटी छोटी चीजें, लेकिन कितनी थॉटफुली डिजाइन की गई हैं। चलते चलते इतनी ठंड हो रही है कि हाथ, पैर और चेहरा लगभग सुन्न हो गए हैं। ठंडी हवा सीधे अंदर तक महसूस हो रही है। हर सांस के साथ ठंड और गहरी लग रही है। इसी बीच हमने रास्ते में रुककर एक गर्म कॉफी ले ली। हाथों में गर्म कप और उससे उठती हुई हल्की भाप। उस एक कप कॉफी से जैसे थोड़ा सा सुकून मिल गया। कभी कभी इतनी ठंड में छोटी सी गर्माहट भी बहुत बड़ी लगती है। चलते चलते हमें लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और अब बर्फबारी काफी तेज हो गई है। हवा भी तेज चल रही है और ये बर्फ हवा में एकदम पाउडर जैसी उड़ती हुई लग रही है, जैसे सफेद धुंध हमारे आसपास घूम रही हो। सब कुछ सॉफ्ट, ड्रीमी और थोड़ा सा अनरियल लग रहा है। सच कहूं तो ये जगह इतनी खूबसूरत लग रही है कि लगता है जैसे स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर हो। अगर आप जापान आ रहे हो तो सपोरो को बिल्कुल मिस मत करना, लेकिन ध्यान रहे यहाँ विंटर में ही आना, खासकर जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी की शुरुआत में, क्योंकि उस समय यहाँ का फेमस स्नो फेस्टिवल होता है, जो सच में देखने लायक होता है। चारों तरफ लोग अम्ब्रेला लेकर चल रहे हैं, लेकिन हवा इतनी तेज है कि अम्ब्रेला संभालना भी मुश्किल हो रहा है। और हम भी अब धीरे धीरे चलते हुए पार्क की तरफ बढ़ रहे हैं। बस कुछ ही देर में हम वहां पहुंचने वाले हैं। ठंड, हवा और बर्फ के बीच ये सफर हर पल और भी खास बनता जा रहा है। आखिरकार हम मारुयामा पार्क पहुंच गए और जैसे ही हम अंदर आए, बर्फबारी अचानक थोड़ी थम सी गई। एंट्री का व्यू एकदम शानदार लग रहा है। चारों तरफ साफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई है। पेड़ पूरी तरह बर्फ से ढके हुए हैं, हर शाख पर जमी हुई मोटी परत। सड़क के किनारे जमा हुई बर्फ के बड़े बड़े ढेर इस जगह को और भी ग्रैंड बना रहे हैं। पूरा माहौल शांत, ठंडा और बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा परफेक्ट। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी विंटर ड्रीम के अंदर चल रहे हों। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है और पूरा पार्क एक अलग ही विंटर इवनिंग मूड में बदल रहा है। इसी बीच यहाँ एक आइसक्रीम की वेंडिंग मशीन भी दिख रही है। सोचने वाली बात है, इतनी ठंड, चारों तरफ बर्फ और इस मौसम में आइसक्रीम कौन खाता होगा। लेकिन यही छोटी छोटी चीजें इस जगह को और भी इंटरेस्टिंग बना देती हैं। अब धीरे धीरे हवा और तेज होने लगी और माहौल पूरी तरह बदलने लगा। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर बिछी हुई थी और विंटर इवनिंग का वो साइलेंट, ठंडा सा मूड और भी गहरा हो गया था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ों के ऊपर जमी हुई बर्फ एक साथ नीचे गिरने लगी, जैसे किसी ने आसमान से सफेद बारिश कर दी हो। इतना शांत और सुंदर नजारा होते हुए भी ठंड इतनी बढ़ गई कि कैमरा हैंडल करना मुश्किल होने लगा और रोशनी भी धीरे धीरे धुंधली लगने लगी। हम वहीं रुककर बस उस पल को महसूस करते रहे। हर क्लिक के साथ वो सर्दी और भी ज्यादा रियल लगने लगी, जैसे हम किसी फिल्म के अंदर चल रहे हों। मारुयामा पार्क में थोड़ा और समय बिताने के बाद अब हम धीरे धीरे वहां से निकलकर अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग 5 बजे का समय हो रहा है, लेकिन आसपास का अंधेरा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रात काफी पहले ही हो चुकी हो। पूरा माहौल शांत, ठंडा और थोड़ा सा मिस्टीरियस लगने लगा है। इसी बीच हल्की हल्की बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है और ठंडी हवा के साथ गिरती हुई बर्फ पूरे सीन को और भी धुंधला और सिनेमैटिक बना रही है। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन है सप्पोरो टीवी टावर और हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। टावर के अंदर जाते ही एक छोटा सा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आपका इंतजार कर रहा होता है। एंट्री पर ही एक सुविधा मिलती है जहां आपका फोटो क्लिक किया जाता है। अगर आप चाहें तो इसे एक सूवेनियर के रूप में ले सकते हैं। रात के समय ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। चारों तरफ लाइट्स की चमक और बर्फ से ढका माहौल इसे और भी मैजिकल बना देता है।
हम वहां लगभग 7 बजे पहुंचते हैं और लाइट्स के बीच खड़ी ये ऐतिहासिक बिल्डिंग एकदम अलग ही ग्लो कर रही होती है, जैसे पूरे शहर में इसकी अपनी एक अलग पहचान हो। बाहर की कड़ाके की ठंड और अंदर से दिखता हुआ इतना वार्म और खूबसूरत व्यू, ये कॉन्ट्रास्ट पूरे एक्सपीरियंस को और भी खास बना देता है। हम ऊपर जाते हैं और वहां से 360 डिग्री व्यू देखने को मिलता है। पूरा सपोरो शहर रोशनी और बर्फ के साथ इतना मेस्मराइजिंग लग रहा होता है कि बस कुछ पल के लिए सब कुछ भूलकर उसी नज़ारे में खो जाने का मन करता है। अंदर का माहौल बहुत ही काम और नॉस्टैल्जिक फील देता है, जैसे आप सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि उसके हिस्ट्री का भी हिस्सा बन रहे हों। बाहर की ठंडी हवा और बर्फ से भरा मौसम और अंदर ये छोटा सा वार्म मेमोरी बनाने का मौका, ये कॉन्ट्रास्ट इस एक्सपीरियंस को और भी खास बना देता है। जब आप ऊपर घूमकर वापस नीचे आते हो तो वही फोटो आपको प्रिंट करके दे दिया जाता है, एक छोटी सी याद के तौर पर, जो इस जगह की खूबसूरती के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाती है। नीचे उतरने के बाद अब हम अपने अगले डेस्टिनेशन फॉर्मर होक्काइडो गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। हम सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं और हर कदम के साथ नजारा और भी खूबसूरत होता जा रहा है। दोनों तरफ खड़े पेड़ पूरी तरह बर्फ और बर्फीली परत से ढके हुए हैं और उन पर लगी छोटी छोटी एलईडी लाइट्स, पीली और नीली, उस सफेद बर्फ में चमकते हुए बेहद मैजिकल लग रही हैं। चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें हैं जिनकी खिड़कियों से आती हल्की गर्म रोशनी इस ठंडी रात में एक अजीब सा सुकून दे रही है। पूरा रास्ता ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का सीन हो, जहां हर फ्रेम अपने आप में एक परफेक्ट शॉट बन रहा हो। इस समय यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं है, चारों तरफ एक अजीब सी शांति है और उसी खामोशी में दूर से कौवों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है, जो इस ठंडी रात के माहौल को और भी अलग सा बना रही है। सड़क पर बसें और कारें भी बिल्कुल शांति से चल रही हैं, ना कोई हॉर्न ना कोई शोर, बस हल्की हल्की आवाज के साथ सब कुछ बहुत सुकून से आगे बढ़ रहा है। जापान में हॉर्न का इस्तेमाल लगभग किया ही नहीं जाता, लोग बहुत डिसिप्लिन तरीके से ड्राइव करते हैं, इसलिए सड़क पर ज्यादातर शांति ही बनी रहती है। सड़क के उस पार अब हमें अपना डेस्टिनेशन साफ दिखाई दे रहा है। लाइट्स के बीच वो जगह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है और हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही सिग्नल खुलता है हम पैदल सड़क पार करने लगते हैं और धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन के और करीब पहुंच रहे हैं। बिल्डिंग के गेट पर कुछ लोग फोटो खींच रहे हैं। लाइट्स और बर्फ के बीच ये जगह इतनी खूबसूरत लग रही है कि हर कोई उस पल को कैमरे में कैद करना चाहता है। रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा और हल्की रोशनी, इस माहौल में ये जगह और भी ज्यादा शांत और एलिगेंट लगने लगती है। दूर से ही रेड ब्रिक की ये ऐतिहासिक बिल्डिंग लाइट्स में चमकती ही दिखाई देती है और उसके ऊपर जमी बर्फ इसे और भी ज्यादा पिक्चरेस्क बना देती है। दिन में जो बिल्डिंग सिर्फ एक हेरिटेज स्पॉट लगती है, वही रात में लाइट्स और बर्फ के साथ एकदम ड्रीमी और सिनेमैटिक फील देने लगती है। जैसे जैसे हम करीब पहुंचते हैं वैसा लगता है कि ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि सपोरो की हिस्ट्री और खूबसूरती का एक परफेक्ट ब्लेंड है और कुछ देर बस वहीं रुककर उस नज़ारे को महसूस करने का मन करता है। अब समय है इस खूबसूरत नज़ारे को अलविदा कहने का। हम एक आखिरी बार मुड़ कर देखते हैं और फिर धीरे धीरे होटल की तरफ निकल पड़ते हैं। और फिर बस में बैठते हुए हमें एक बार फिर सपोरो टीवी टावर का नज़ारा मिल जाता है। दूर से ही उसकी घड़ी साफ दिखाई दे रही होती है। दूसरे दिन हम ओतारू कैनाल देखने के लिए निकल पड़ते हैं और उसके लिए हम ट्राम पकड़ लेते हैं। लेकिन ओतारू जाने से पहले हम एक बार फिर सपोरो क्लॉक टावर जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें एक बार देखकर मन नहीं भरता और ये उनमें से एक है। ट्राम से उतरकर हम अब वॉक करते हुए टावर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये सपोरो क्लॉक टावर 1878 में बना था और आज एक म्यूजियम के रूप में सपोरो के इतिहास को दर्शाता है। जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं, सामने खड़ी वो आइकॉनिक लकड़ी की बिल्डिंग एक अलग ही चार्म देती है। हम वहीं रुककर कुछ यादगार फोटो क्लिक करते हैं ताकि इस पल को हमेशा के लिए संजो सकें। अब हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं सपोरो स्टेशन के बस टर्मिनल से। बाहर टेम्परेचर काफी लो है और हर तरफ बर्फ की सफेद लेयर जम चुकी है। बस निकल पड़ी है और हमने विंडो सीट ले ली है। अब हम पहुंच गए हैं सपोरो के एक बहुत ही फेमस स्पॉट पर, शिरोई कोइबितो पार्क। ये सिर्फ एक चॉकलेट फैक्ट्री नहीं है बल्कि एक पूरा थीम पार्क है जो यूरोपियन स्टाइल में ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। विंटर में तो ये जगह और भी ज्यादा मैजिकल लगती है जब हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी होती है।
यहाँ आप लाइव देख सकते हो कि उनके फेमस शिरोई कोइबितो कुकीज कैसे बनते हैं। ग्लास विंडो के थ्रू पूरी प्रोडक्शन लाइन क्लियरली दिखाई देती है। सच में ये जगह चॉकलेट लवर्स के लिए किसी ड्रीम से कम नहीं है। रोड के दोनों तरफ बस सफेद ही सफेद नजर आता है और बीच से ये हाईवे एक सीधी लाइन की तरह आगे बढ़ता हुआ। ये व्यू इतना पीसफुल है कि सच में टाइम स्लो हो जाता है। पेड़ों पर जमी हुई बर्फ उन्हें बिल्कुल फ्रोजन स्कल्पचर जैसा बना देती है और जब हल्की धूप पड़ती है तो ये सब हल्का हल्का शाइन भी करने लगते हैं, जैसे नेचर ने खुद अपने हाथों से हर पेड़ को सजाया हो। सच में होक्काइडो का विंटर एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम ओटारू कैनाल क्रूज तक पहुंच गए हैं। यहाँ हल्की हल्की बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है। लोग कैनाल के किनारे किनारे चलते हुए इस खूबसूरत नजारे का मजा ले रहे हैं। पूरा माहौल इतना शांत और रोमांटिक लग रहा है। ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ तक जमने लगे हैं, इसलिए हमने कॉम्बिनी स्टोर से हैंड वार्मर खरीद लिए। सच में इतनी ठंड में ये छोटे से हैंड वार्मर बहुत ही यूजफुल साबित हो रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं ओटारू डेनु की कोजी। ये एक छोटी लेकिन बहुत ही चार्मिंग सी गली है जहां ट्रेडिशनल जापानीज वाइब साफ महसूस होती है। यहाँ छोटी छोटी दुकानें और खाने पीने की जगहें हैं जो खासकर रात में लाइट्स के साथ और भी कोजी लगती हैं। ठंडी हवा के बीच यहाँ घूमना और कुछ लोकल फूड ट्राई करना एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। हम वापस सपोरो बस से ही लौट आए और अगले दिन सुबह हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। गेस व्हाट? स्टैचू ऑफ डॉक्टर विलियम एस क्लार्क। वहां पहुंचने के लिए हमने बस ली और रास्ते भर सिर्फ स्नो कवर्ड व्यूज ही दिखाई देते रहे। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ, एक पूरी जमीन मोटी सफेद बर्फ की चादर से ढकी हुई। यहाँ लोग स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। पूरा एरिया एक विंटर एडवेंचर स्पॉट जैसा लग रहा है। सच में ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि विंटर को पूरी तरह फील करने के लिए बनी है। बस की खिड़की से पहाड़ों पर बनी बर्फ से ढकी इमारतें दिखाई दे रही हैं। ये पूरा पैनोरामिक व्यू इतना खूबसूरत है कि नजर हटाने का मन ही नहीं करता। हर फ्रेम किसी पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा है। करीब आधा घंटा लगा हमें यहाँ पहुँचने में। यहाँ की एंट्री फीस लगभग 1000 येन पर पर्सन है। यहाँ स्नो फेस्टिवल की हिस्ट्री को दिखाने वाला एक म्यूजियम भी है। और तुम्हें पता है 2004 में सपोरो स्नो फेस्टिवल में हमारी ताजमहल की भी एक खूबसूरत प्रतिकृति बनाई गई थी। सच में ये जानकर दिल में एक अलग ही गर्व महसूस होता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे बर्फ से स्नोमैन बना रहे हैं और उसके लिए जरूरी चीजें जैसे रिबन, लकड़ी के टुकड़े और कुछ प्लास्टिक आइटम्स वहीं रखे हुए हैं। जिसे जो चाहिए वो ले सकता है। हमारा भी बचपन जाग गया और हमने भी वहीं रुककर अपना एक छोटा सा स्नोमैन बना लिया, उस पल को जीते हुए। उसके बाद हम विलियम एस क्लार्क की स्टैचू देखने गए और वहां उनके आइकॉनिक पोज के साथ हमने भी कुछ फोटोज क्लिक किए, उस पल को अपने ट्रिप की यादों में हमेशा के लिए जोड़ते हुए। डॉक्टर विलियम एस क्लार्क का वो मशहूर कोट बॉयज बी एम्बिशियस मन ही मन पढ़ते हुए हम वहां थोड़ा सा और वॉक करते हैं, उस शांत माहौल को महसूस करते हुए। उसके बाद हम अपने आज के अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ते हैं, हिल ऑफ द बुद्धा अतामा डाइबुत्सु। लेकिन इस बार हम वहां जाने के लिए कार से निकल रहे हैं और अब हम सीधे हिल ऑफ द बुद्धा अतामा डाइबुत्सु की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता भी उतना ही खूबसूरत है, जैसे हर मोड़ हमें एक नए नजारे की तरफ ले जा रहा हो। हिल ऑफ द बुद्धा एक बौद्ध श्राइन है जो साप्पोरो के माकोमनाई टाकिनो सेमेट्री में स्थित है। इसे मशहूर जापानी आर्किटेक्ट टाडाओ अंडो ने डिजाइन किया है। यहाँ 13.5 मीटर ऊंची बुद्ध की प्रतिमा एक कृत्रिम पहाड़ी रोटुंडा के बीच में स्थापित है और इस पूरी पहाड़ी को करीब 1,50,000 लैवेंडर पौधों से घेरा गया है, जो इस जगह को और भी ज्यादा अद्भुत, शांत और स्पिरिचुअल बना देता है। सर्दियों में अनुभव बिल्कुल अलग ही होता है। जहां गर्मियों में ये जगह लैवेंडर के बैंगनी रंग से ढकी रहती है, वहीं विंटर में पूरा एरिया मोटी सफेद बर्फ की चादर से ढक जाता है। बुद्ध की विशाल प्रतिमा आधी बर्फ में घिरी हुई दिखती है और चारों तरफ एक गहरी शांति होती है, जैसे समय ही रुक गया हो। ठंडी हवा, सफेद पहाड़ी और शांत माहौल मिलकर इस जगह को और भी ज्यादा स्पिरिचुअल बना देते हैं। हमारा अगला डेस्टिनेशन है शारीजान बुत्सुगांजी टेम्पल दाई निर्वाण सेदो, जो साप्पोरो के मिनामिकू में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध स्पिरिचुअल स्पॉट है। ये जगह जापान की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग निर्वाणा बुद्धा प्रतिमा के लिए जानी जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 45 मीटर है। इतनी विशाल प्रतिमा को पहली बार देखकर ही एक अलग सा एहसास होता है, शांति, सुकून और एक
गहरी स्थिरता का। ये बुद्धा स्टैचू ग्रेट निर्वाणा टेम्पल हॉल की छत पर स्थित है और चारों तरफ घना जंगल इसे और भी ज्यादा शांत और मिस्टिकल बना देता है। उस शांत माहौल को महसूस करते हुए अब होटल वापस जाने का समय हो गया है। कल हम सपोरो को अलविदा कहने वाले हैं। रास्ते में धीरे धीरे अंधेरा और गहरा हो गया है और फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। कार की विंडशील्ड से बाहर देखते हुए गिरती हुई बर्फ, हल्की रोशनी और शांत सड़कें, ये सब मिलकर एक बेहद खूबसूरत नज़ारा बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये सफ़र खुद एक याद बनता जा रहा हो जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। मिलते हैं जापान के किसी और खूबसूरत डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।